नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन 2.0 में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज सुनिए मालती जोशी जी की कहानी प्रतिरोध। उसके पूरे बदन पर जैसे छिपकलियां रेंग रही थी। नंदोई का लिचलिचा स्पर्श याद करके उसे उबकाई आ रही थी। उनकी काम लोलुप दृष्टि मानो अब तक उसका पीछा कर रही थी और वासना से सने शब्द अब तक कानों में झनझना रहे थे। उस समय तो मन हुआ था कि एक तमाचा ही जड़ दे, पर रिश्ते आड़े आ गए, इसलिए सिर्फ धमकाकर छोड़ दिया। बदले में उन्होंने भी धमकी दे डाली थी, शिकायत करके तो देखो, इतना बदनाम कर दूंगा कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। एक क्षण को तो मीरा सहम गई थी। अभी तो शादी को कुल जमा 6 ही महीने तो हुए थे और वह कैसे दुष्चक्र में फंस गई है। उसकी शादी के बाद ननद पहली बार सपरिवार घर आई है। उन लोगों की खातिरदारी में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह शाम पकवान बना रही है, ननद को पानी का गिलास तक नहीं उठाने देती। अपनी अलमारी भी उसने दीदी के लिए खुली रख छोड़ी है, जो चाहे निकाले और पहने। बड़ी मन्नतों से पाए उसके बच्चे पर पूरी माया ममता भी लुटा रही है और उसकी शैतानियों को नज़रअंदाज कर रही है, उसकी शरारतों को बख्श रही है। पर पता नहीं क्यों नंदोई के साथ वह सहज नहीं हो पाई। उसके अंतर्मन ने उसे सचेत भी कर दिया था कि इस आदमी की नज़र साफ नहीं है, इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। शायद उसकी यही कोशिश उनके अहं को आहत कर गई थी। उनका पौरुष दर्प इस अवमानना से तिलमिला उठा था और शायद इस अपमान का बदला चुकाने के लिए ही वे मौके की तलाश में रहे हों। वह शाम के खाने की तैयारी में व्यस्त थी। दोपहर का खाना खाकर सुयश रोज की तरह दुकान चले गए थे। अम्मा जी बिटिया को लेकर सुनार के पास गई थी। महरी भी काम निपटा कर जा चुकी थी। उसी समय उन्होंने रसोई की चौखट पर खड़े होकर आवाज़ दी, क्यों, एक कप चाय मिल सकेगी? उसका जी धक से रह गया। पहली बार उसे एहसास हुआ वह घर में बिल्कुल अकेली है। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, आप बाहर चलकर बैठे, मैं अभी ये वहीं ले आऊँगी। दरअसल उनके वहाँ खड़े रहने से उसे बहुत घबराहट हो रही थी। अच्छा, यहाँ पानी तो पी सकता हूँ या उसके लिए भी बाहर जाना पड़ेगा? उसने कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप एक गिलास भरा और ट्रे के एक सिरे पर उसे रखा और दूसरे सिरे पर ट्रे पकड़कर उसने उनके सामने कर दी। अरे, मैं क्या अछूत हूँ जो इस तरह पानी दे रही हो? वे गुर्राए। मीरा फिर भी चुप रही और चाय की तैयारी में जुट गई। वह बात बढ़ाना नहीं चाहती थी। जीजा जी उसका मंतव्य समझ गए और चुपचाप बाहर जाकर बैठ गए। उसने बड़ी राहत महसूस की। चाय बनाकर वह धीरे से बैठक के कमरे में रख आई। उन्होंने अखबार से सिर उठाकर देखा, यह क्या, एक ही कप बनाकर लाई हो? तुम्हारा कप कहाँ है? जी, मैं शाम को चाय नहीं पीती। थोड़ा साथ तो दे सकती हैं। चाय भला कोई अकेले पीने की चीज़ है? जाओ एक कप ले आओ और इसी से शेयर कर लेते हैं। मुझे माफ़ कीजिए, रसोई में बहुत काम पड़ा है, कहकर वह जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, उन्होंने उसका आंचल पकड़ लिया। जिया जी, आप होश में तो हैं? उसने किसी तरह अपना आंचल छुड़ाते हुए कहा। होश? अरे होश में कहाँ हूँ, मेरे होश तो तुमने छीन लिए। जिया जी, आप घर के बड़े हैं और बड़ों की तरह व्यवहार कीजिए। बड़ा हूँ? बड़ा हूँ तो क्या, बूढ़ा तो नहीं हूँ। चाय का तो एक बहाना था, सोचता था उसी बहाने 5 मिनट मेरे साथ बैठोगी, पर तुम तो जैसे मेरी छाया से भी दूर भाग रही हो। मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? आप मेहमान हैं तो फिर मेहमान की मर्यादा से रहिए, नहीं तो क्या कर लोगी तुम? मुझे मजबूरन अम्मा जी से शिकायत करनी पड़ेगी। और तुम्हारा वह मिट्टी का माधो क्या कर लेगा मेरा? मेरे सामने आंख उठाकर तो बात करने की उसमें ताब नहीं है, और तुम शिकायत करके तो देखो, इतना बदनाम कर दूंगा कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। आखिर क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? इसके बाद मीरा वहाँ खड़ी नहीं रही। रसोई का दरवाज़ा बंद करके सीधे ऊपर अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसका तन मन अब भी घृणा से जल रहा था। हृदय भय से धड़क रहा था।
इस व्यक्ति की खोटी नीयत को तो उसने शादी के मंडप में ही भांप लिया था। गरीब घर की लड़की थी मीरा, पर रूप राजरानी सा पाया था, इसलिए सुयश की माँ ने उसे बेटे के लिए मांग लिया था। मीरा के माँ बाप तो इस प्रस्ताव से ही धन्य हो गए थे। 2 बेटियों को ब्याह करके वे एकदम खोखले हो गए थे। 2 की चिंता और थी, और ऐसे में यह प्रस्ताव तो एकदम वरदान ही था। जैसे बिना किसी दान दहेज के ऐसा घर वर जुटाने का तो वे सपना भी नहीं देख सकते थे। शादी के मंडप में ही जीजा जी को पहली बार देखा था। मजाक के नाम पर बड़ी भद्दी भद्दी फब्तियाँ कस रहे थे और सब लोग हो करके हंस रहे थे। कभी कहते, भैया ये तो लंगूर के हाथ में अंगूर आ गया समझो। कभी कहते, इसी को तो कहते हैं छछुंदर के सर में चमेली का तेल। दीदी से बोले, अरे यह भी तो हमारी तरह मावस पूनों की जोड़ी है, बस भूमिकाएं ही तो कुछ बदल गई हैं। दीदी बेचारी कटकर रह गई थी। घर आते ही अम्मा जी से बोले, अम्मा यह काम आपने बहुत अच्छा किया, आपकी आने वाली सारी नस्लें सुधर जाएंगी। मीरा ने देखा था कि जीजा जी की हर टिप्पणी पर सुयश का चेहरा बुझ जाता। पहले तो उसे हैरानी हुई थी कि कोई भी इस व्यक्ति की घुड़कियां क्यों सह रहा है, क्यों सब लोग इसकी बेजा हरकतें बर्दाश्त किए जा रहे हैं। और बाद में पता चला कि वे इस घर के दामाद हैं और इनकी हर बात जायज़ है। तभी से इस व्यक्ति के प्रति मन में एक वितृष्णा, एक जुगुप्सा का भाव उपजा था। अब तो उसके साथ भय और क्रोध भी जुड़ गया था। उनके सामने जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। करीब 7 बजे माँ बेटी बाजार से लौटी। अपनी आंखों से उन्हें रिक्शे से उतरते हुए देखने के बाद ही वह कमरे में से बाहर आई। उन लोगों के आते ही जीजा जी बाहर चले गए। जाते हुए कहते गए कि खाने पर इंतजार मत करना, किसी दोस्त के साथ कार्यक्रम है। मीरा ने राहत की सांस ली। उसने फटाफट खाना बनाया, सास ननद को खिलाया और कमरे में आकर लेट ही रही। पति की प्रतीक्षा रोज ही करती थी, पर आज दरवाज़ा खुला रखने का साहस नहीं हुआ उसे। किताब पढ़ते पढ़ते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुयश ने शायद 2 बार दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि जब उसने दरवाज़ा खोला तो उनका मूड काफ़ी उखड़ा हुआ था। किसके ख्यालों में खो गई थी कि मैं इतनी देर से दरवाज़ा पीटता रहा और तो भी सुनाई नहीं दिया? उन्होंने तल्ख से पूछा। सॉरी, पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब आंख लग गई। आंख लगाने का शौक है इन दिनों जरा ज़्यादा चढ़ा हुआ है तुमको। ये क्या कह रहे हैं आप? सुयश ने कोई जवाब नहीं दिया। गुस्सा चेहरे पर हावी रहा। जूते पहने पहने ही वह बिस्तर पर लेट गए। आप फ्रेश होकर आइए, मैं खाना लगा रही हूँ। मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? बाहर खाकर आया हूँ। वह कहना चाह रही थी कि खाकर आए हैं तो क्या हुआ, मेरे साथ 2 कौर ही खा लीजिए, पर उनका मूड देखकर चुप रह गई। पलंग पर उनके सामने बैठकर उसने बात शुरू करने की गर्ज से कुछ बोलना शुरू ही किया था कि वह चीख कर बोला, लीव मी अलोन, मेरे सामने नौटंकी मत करो। मीरा स्तब्ध रह गई। इतना घुन्ना आदमी इतनी कड़वी कठोर बात कैसे कह रहा है? मीरा जानती है कि सुयश हमेशा एक हीन ग्रंथि से ग्रस्त रहते हैं। वे अपने को मीरा के योग्य नहीं समझते। पता नहीं कैसे उनके मन में यह बात बैठ गई कि मीरा ने परिस्थिति से मजबूर होकर ही शादी के लिए हाँ की होगी। यह एहसास उन्हें बेचारा सा बना देता है। वे कभी खुलकर अपनी कोई बात ही नहीं कहते, किसी तरह की फरमाइश नहीं करते। उसने कभी उनकी ऊंची आवाज़ भी नहीं सुनी। फिर वे आज अचानक इतने आक्रामक कैसे हो गए? उसका मन एकदम चौकन्ना हो गया। कहीं यह सब नंदोई की करतूत तो नहीं है? बाहर कहाँ खाया? होटल में? और साथ में कौन था? क्या फौजदारी करोगी जो इतने सवाल दाग रही हो? अच्छा जाने दीजिए, एक बात बताइए, आपके जीजा जी आपके लिए पूजनीय हो सकते हैं, पर क्या वह विश्वसनीय भी हैं? सुयश एकदम चौंक कर उठ बैठे। जीजा जी को क्यों बीच में ला रही हो? आप उन्हीं के साथ गए थे ना? सुयश चुप रह गए। उसका मौन ही स्वीकृति था। उन्होंने मुझे धमकी दी थी, अगर मैंने उनकी शिकायत की तो वो मुझे बदनाम कर देंगे, लेकिन वे इतने कायर निकलेंगे कि उन्हें मेरी शिकायत करने तक का भी सब्र नहीं हुआ। उन्होंने पहल करने में ही अपनी कुशलता समझी। मैं अभी आई। कहाँ जा रही हो? उस आदमी को उसकी औकात तो दिखा दूँ। वैसे यह काम तो आपको करना चाहिए था, पर जब आपको अपनी कुंठाएं सहलाने से ही फुर्सत नहीं है तो मुझे अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। सुनो, बेकार तमाशा मत करो। और वे जो मेरा तमाशा बनाने पर तुले हैं,
मुझे बदनाम करने की धमकी दे रहे हैं और कर रहे हैं। और वह दनदनाती हुई सीढ़ियाँ उतर गई। मेहमानों का कमरा खाली था। अम्मा जी के कमरे में बैठक जमी हुई थी। अम्मा अपने बड़े से पलंग पर बैठकर छालियाँ कतर रही थी। लालन को गोद में लेकर बिटिया रानी पास ही बैठी थी और जमाई राजा पान चबाते हुए सामने की कुर्सी पर बैठे थे। वे अपनी लफाजी झाड़ रहे थे और माँ बेटी तन्मयता से उन्हें सुन रही थी। अम्मा, आपने तो बड़ी गलती की। बस गोरा रंग देखा और रीझ गई। अरे पहले कुलशील देखती, फिर लड़की घर में लाती। अरे ये छोटे घरों की लड़कियां रास लीला रचाने में बड़ी माहिर होती हैं। यूं तो आपके आशीर्वाद से मैं बच गया, वरना। अरे बेटा, मैं तो ठगी गई। हीरा समझकर कांच उठा लाई। मुझे क्या पता था। और अम्मा बोलते बोलते एकाएक रुक गई। उन्होंने दरवाजे पर खड़ी मीरा को देखा। कुछ देर को कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अपनी ओर उठती हुई देखकर मीरा मंथर गति से कमरे में चली आई और सास के पलंग के पास खड़ी हो गई। ये किसकी रास लीला का वर्णन हो रहा है जीजा जी? जरा हम भी तो सुनकर देखें। उसने स्पष्ट देखा कि सास और ननद ने घृणा से मुंह फेर लिया है और जीजा जी अपनी कुर्सी पर बैठे कसमसा रहे हैं। आपने बताया नहीं जीजा जी, किस रासलीला का बखान हो रहा था? सब तुम्हारी तरह बेशरम नहीं होते समझी। तुम्हें करते लाज नहीं आई, पर वे तो बेचारे बताने में भी झिझक रहे हैं। मीरा ने सास की टिप्पणी पर ध्यान नहीं दिया। वह एकटक नंदोई को घूर रही थी। आखिरकार जब उसकी दृष्टि का ताप सहा न गया तो वे उठ खड़े हुए। अम्मा, मैं चलता हूँ। जिस तिसके मुँह लगाने की मेरी आदत तो नहीं है। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे जीजा जी? उसने लपक कर उनका हाथ पकड़ लिया और ननद की गोद में लेटे बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, अब बोलिए जीजा जी, आप अम्मा जी को जो गाथा सुना रहे थे, क्या वह सच है? जीजा जी के माथे पर पसीना छलक आया। पिछले 3-4 दिनों से वे जिस स्पर्श के लिए ललायित थे, वह आज वज्र की तरह कठोर और अग्नि की तरह दहक रहा था। मीरा की मुट्ठी में पड़ा उनका हाथ मानो नागपाश में जकड़ गया था। झूठ बोलना बहुत सरल होता है जीजा जी, पर सच बोलने की हिम्मत की जरूरत होती है और वह आप में नहीं है। मैं क्या तुमसे डरता हूँ? तो बोलिए ना। खबरदार! छाया अचानक इतनी जोर से दहाड़ी कि सभी चौंक पड़े। बेटे के सिर पर रखा पति का हाथ उसने इतनी जोर से झटक दिया कि वे और मीरा दोनों गिरते गिरते बचे। खबरदार जो मेरे बेटे की झूठी कसम खाई, उसने फुफकारते हुए कहा। यह बच्चा मैंने सेत मेत में नहीं पाया है। सैकड़ों देवी देवताओं की चौखट पर माथा रगड़ा है, तब कहीं जाकर मेरी गोद में आया है। इसे मैं तुम्हारी काली करतूतों के बलि नहीं चढ़ने दूंगी। क्या बक रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? वे गुर्राए। मुझे आंख मत दिखाओ, मैं कोई गलत नहीं कह रही। अपने घर को तो नरक बना दिया है, अब यहाँ भी गंदगी फैला रहे हो। तुमने क्या समझ रखा है कि तुम्हारी भावज की तरह दुनिया की हर औरत इतनी कमजोर है? चुप रहो बिट्टी, अम्मा बोली। नहीं अम्मा, मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं अब तक होठ सीकर खून के घूंट पीकर पड़ी रही, पर अब पानी सर से ऊपर हो गया है। जानती हो, मेरा देवर 6 महीने के लिए विलायत गया था तो इन्होंने उसकी बहू को पटा लिया। अभी दूसरों का बखान कर रहे थे, भूल गए कि मेरे घर में मेरी आंखों के सामने रासलीला रचाते रहे हैं। उससे जी नहीं भरा तो अब मेरे भाई के घर में सेंध लगाने चले आए। पर मेरे जीते जी यह नहीं होने दूंगी, ध्यान रखना। अम्मा, अपनी बेटी को समझा लीजिए, वरना बहुत बुरा होगा। अम्मा जी ने एकदम हाथ जोड़ लिए। जमाई जी, आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप कृपा करके इस समय यहाँ से चले जाइए। हमने आपके पैर पूजे हैं, ऐसा नहीं हो कि हम लोगों से कोई बेअदबी हो जाए। अम्मा ठीक कह रही है। सुयश पता नहीं कहाँ से एकदम प्रकट हो गए। आप बाइज्जत यहाँ से चले जाइए, इसमें आपकी भलाई है। अच्छा, तो अब चींटी के भी पर निकल आए हैं? ठीक है, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। जीवन में यह अपमान भूलूंगा नहीं, याद रखना। आप भी यह भी याद रखिएगा कि आपकी लड़ाई मुझसे है, मेरी बहन से नहीं। उसकी और अपनी आपने उंगली भी उठाई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुयश का आवेश देखकर जीजा जी तो क्या, सभी लोग चकित थे। पहली बार उन्होंने जाना कि चंदन भी कभी कभी आग दे सकता है। जीजा जी तो भीतर तक तिलमिला गए थे, पर अपना क्रोध पीने पर उन्हें मजबूर होना पड़ रहा था। वे पैर पटकते हुए दरवाजे तक गए, फिर पीछे मुड़कर दांत पीसते हुए पत्नी से बोले, अब चलोगी या कुछ और सुनना बाकी रह गया है? मैं अब उस नरक में लौट कर नहीं जाऊंगी। तो क्या यहाँ रहकर भाई भाभी की झूठन पर पलोगी?
जूठन पर क्यों? सुयश ने कहा। यह उसका घर भी है, आधे की वह भी हकदार है, यहाँ मालकिन बनकर रहेगी। ठीक है, शौक से रहे, पर 4 दिन बाद रोते हुए मेरे पास आएगी तो मैं नहीं रखूंगा, कहे देता हूँ। और उनके जाते ही कमरे में एक भीषण सन्नाटा छा गया। केवल मेहमानों के कमरे से सामान के उठापटक की आवाज़ आती रही। घटनाक्रम को देखकर मीरा तो जैसे पत्थर सी हो गई। उसकी बात तो हाशिए पर ही चली गई और एक नई समस्या सामने आ खड़ी हुई। छाया एकाएक ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ी थी। वर्षों से संचित आक्रोश बाहर निकल पड़ा था। उस आवेग में पता नहीं कितना कुछ बह गया था। उसे अब लौटाया तो नहीं जा सकता। थोड़ी देर बाद सदर दरवाजे की आवाज़ आई। इस घर का परम आदरणीय अतिथि अनावृत होकर जा चुका था। उस असहनीय नीरवता को मीरा ने ही तोड़ा। ननद के दोनों हाथ हथेली में लेकर बोली, मुझे माफ़ करना दीदी, मेरी वजह से इतना बड़ा कांड हो गया, आपका घर छिन गया, पर क्या करूं, मुझसे इतना बड़ा झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका अफसोस मत करो मीरा, यह वह घर तो मेरा कभी था ही नहीं। तुम क्षण भर को एक झूठ नहीं बर्दाश्त कर पाई, मैं तो इतने बड़े झूठ में बरसों से जी रही हूँ। कितनी दिलेर हूँ ना मैं। सचमुच आपकी बहादुरी की तो दाद देनी पड़ेगी। मैं तो हैरान हूँ कि आप इतने दिनों तक यह अत्याचार क्यों सहती रहीं। औरत को बहुत कुछ सहना पड़ता है मीरा, पर क्यों? पति भक्ति का मतलब यह तो नहीं होता कि आप उसकी जायज़ और नाजायज़ सारी बातों को अनदेखा कर दिया जाए। क्या करूं, मुझे हमेशा यही एहसास कचोटता रहा कि मैं उनके लायक नहीं। इसी एहसास ने मुझे कभी खुलकर बोलने ही नहीं दिया। और यह एहसास आपके भीतर किसने पैदा किया? आपके पति परमेश्वर ने। आपके रूप रंग को लेकर उन्होंने इतनी बार कोचा होगा कि आपने कभी सिर ही ना उठाया होगा। मुझे बताइए, क्या रूप ही सब कुछ है? आपके सारे गुण, शिक्षा, दीक्षा, आचार व्यवहार का कोई महत्व नहीं, कोई मूल्य नहीं? क्या चेहरे की सुंदरता से चरित्र में अवगुण छुप जाते हैं? छाया क्या कहती, चुपचाप बच्चे को थपकती रही। पता नहीं आप में इतना हीन बोध क्यों है। यह सब जीजा जी का ही प्रसाद है। यह नुस्खा उन्होंने आपके भाई पर भी आजमाया है। शादी वाले दिन तो ये बेचारे यही ठाने बैठे कि यह शादी मैंने बेमन से की है। परिस्थितियों ने मुझे मजबूरन हाँ करवाई है। उन्हें आश्वस्त करते करते मैं थक गई हूँ, पर वहम का तो कोई इलाज नहीं होता। पता नहीं कैसे आप उस गलीज माहौल में इतने दिन रह ली, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं ऐसे वातावरण में सांस नहीं ले सकती जहाँ 24 घंटे आप पर शंकालू नज़रों का पहरा बैठा हो, जहाँ रोज नए सिरे से अपने आप को साबित करना पड़े। आज के बाद तो मेरा यहाँ रहना ही असंभव है। अम्मा जी, अपने बेटे से कहिएगा सुबह मुझे मेरे घर छोड़ आएंगे। तुम किस घर की बात कर रही हो बहू? तुम्हारा घर तो यही है। अम्मा ने दृढ़ता से कहा, तुम इस घर की लक्ष्मी हो, तुम कहीं नहीं जाओगी। जिसे जाना था वह चला गया। उनके जाने से क्या फ़र्क पड़ता है अम्मा जी? मेरी लड़ाई उनसे नहीं है। तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, मुझे पता है, सुयश ने कड़क कर कहा। पर रात के 12 बजे उसका शंखनाद करने की जरूरत नहीं। चुपचाप सोने चलो और दूसरों को भी सोने दो। उनके स्वर में जो आदेश था और आंखों में एक आग्रह, एक मौन निमंत्रण था। पति का यह स्वरूप वह पहली बार देख रही थी, पर उसके भीतर की एक नई खुशी ने जन्म ले लिया और सुयश का यह रूप उसे आनंदित करने लगा था। विस्मय विमुग्ध सी वह चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़ने लगी।